नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है तरविंदर ओबरॉय और मैं तरविंदर सिंह ओबरॉय आज एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है डायबिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट पार्ट 2। और अब इसमें बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस की। जैसे कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि डायबिटीज़ क्या है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है और क्या क्या टेस्ट जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी आदमी डायबिटिक है कि नहीं। देन कौन कौन सी दवाइयाँ इसके ऊपर चलती हैं और क्या परहेज हैं। और अब इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस की, ये क्यों होता है और क्या डायबिटीज़ एक क्योरेबल डिसीज़ है या ये कंट्रोलेबल डिसीज़ है। ठीक है। देन इसके अलावा हम बात करेंगे कि डाइट से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको वेट लॉस से हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज वगैरह हम रेगुलर करते हैं तो इससे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं। मैं तरविंदर सिंह ओबरॉय, बाय एजुकेशन आई एम बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड बाय प्रोफेशन आई एम इनटू द फार्मास्यूटिकल बिजनेस इन लाइक फॉर सो मैनी ईयर्स। एंड क्योंकि अब मैं मेडिसिन में हूँ, वी जस्ट फेस टू फेस विद सो मैनी पेशेंट्स एंड कस्टमर्स हु हैव सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज़। एंड मेरा ये जो इंटरेस्ट है मुझे इस पे लेके आया कि मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, ज़्यादा जानूँ और बीमारियों के बारे में, मेडिसिन के बारे में जो मैं जानता हूँ उसको लोगों के साथ शेयर करूँ। इसी मोटिव के साथ मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया। स्टार्ट मैंने अपने कैरियर का किया था एज अ लेक्चरर बायोटेक्नोलॉजी। देन आई बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट का मैं HOD भी रहा और यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने अलग अलग में पढ़ाया। तो ये जो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था बायोटेक्नोलॉजी में, इसने मुझे काफ़ी मदद करी कि मैं इस मेडिसिन के क्षेत्र को भी जानूँ, डिसीज़ के बारे में एक्सप्लोर करूं और एक साइंटिफिक वे में इनको जान के और इसको एक आम लोगों को बताऊं, जो कई बार एक फिजिशियन और एक प्रैक्टिशनर नहीं बताते हैं। वो सिर्फ लोगों को बताते हैं कि दवाइयां खाएं। तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या दवाइयों के साथ आप और चीज़ों को भी अपना के इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में जो मेन कल्प्रिट है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि जैसे ही हम लोग 30-35 की एज पार करते हैं, हमारा वेट बढ़ता है, हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल में जाते हैं, हम मोर ग्रेन बहुत ज़्यादा रिफाइंड फ्लोर, बहुत ज़्यादा जिसे बोलना चाहिए रॉयल टाइप की डिशेज़ एंड बहुत कैलोरी युक्त आहार खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बॉडी जो होती है इंसुलिन को लेना बंद कर देती है, कम कर देती है, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। बिकॉज अब हमारा वेट बढ़ चुका है और हम कीप ऑन बहुत ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ें खाने में लगे हुए, फाइन चीज़ें खाने में लगे हुए, रिफाइंड चीज़ें खाने में लगे हुए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हमारा वेट गेन हो रहा है और वेट गेन होने के साथ ये जो भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हैं ये बॉडी इसको ले नहीं रही है। इंसुलिन बॉडी में कोशिश कर रहा है इसे धकेलने की, लेकिन नहीं धकेल पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक फिनोमिना बन जाता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इस केस में क्या होता है, बॉडी कीप ऑन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलरली पैंक्रियाज के ऊपर लोड पड़ जाता है। ठीक है। और इतना लोड पड़ जाता है कि जो हमारे बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। इसलिए इसको बोला गया है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, ये क्योरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी को पता चलता है कि वो डायबिटिक हो चुका है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। कई बार उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो प्री डायबिटिक है। ठीक है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ ये बोलती है कि जिस भी बंदे का वेट हाई है, वो 35 साल से ऊपर हो चुका है, उसकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उसको अपना ग्लूकोज की जांच जरूर करानी चाहिए। उसको फास्टिंग के साथ साथ HbA1c टेस्ट भी कराना चाहिए, जिससे उसको एक क्यूमुलेटिव 3 महीने का शुगर का पता चल सके कि उसका शुगर लेवल कितने आ रहे हैं। बिकॉज देखा यही गया है कि इंडिया जो है एक वो डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। बिकॉज कई सारे रीजंस हैं, जैसे मैंने बताया सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, वेट गेन है, लग्जूरियस फूड खाना है, हाई कैलोरी फूड खाना है, टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, भागदौड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाई टेंशन की वजह से हमारा जो कॉर्टिसोल जैसे हमारे हार्मोन है उनका लेवल हाई रहता है, जिसकी वजह से कीप ऑन प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज। बिकॉज कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन जो है एक चुनौती और एक संकेत देता है कि देयर इज़ अ नीड फॉर फ्लाइट और फाइट। ठीक है। तो कोर्टिसोल जब रिलीज बॉडी में होता है तो एक बताता है कि आइदर यू प्रिपेयर फॉर फ्लाइट और आइदर यू प्रिपेयर फॉर फाइट। मीन्स
जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज हो गया तो आप तैयार हो जाओ लड़ने के लिए या उड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो बंदा हमेशा ही हाई टेंशन में रहेगा, हमेशा अपना भाग दौड़ में रहेगा, तो उसका इन हार्मोन्स का लेवल हाई रहेगा, तो उसकी बॉडी में हमेशा शुगर लेवल हाई रहेंगे, जिसकी वजह से मैंने अगेन आपको कहा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन हाई रहेगा, पैंक्रियाज के ऊपर जोर पड़ेगा, जिससे एक टाइम पीरियड के बाद पैंक्रियाज वीक हो जाती है, इनका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, और एक टाइप 1 जो प्री डायबिटीज़ थी वो फुल फ्लेश टाइप 2 डायबिटीज़ से बन जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये मेरे से पूछते हैं कि भाई जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसका परमानेंट इलाज क्यों नहीं है। इसका इलाज परमानेंट इसलिए नहीं है बिकॉज बॉडी ने जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कर लिया, ठीक है, तो जो एक नॉर्मल आदमी में एक इंसुलिन का लेवल, उसका शुगर का लेवल मेंटेन कर सकता है, वही वो एक ओबीस आदमी, एक मोटे आदमी के अंदर वो इंसुलिन का लेवल उसको ठीक नहीं कर पाता है, ठीक है। पैंक्रियाज पे लोड पड़ता है कि वो और बनाए, ऐसे करने से जो उसके बीटा सेल्स है वो थक जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उनका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। जो हमें एक 12 लाख या 13 लाख बीटा सेल्स मिले हैं जो भगवान ने हमें दे के भेजा है, वो घट के 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, और वो कम प्रोडक्शन जो हमारा रोज का जो एक इंसुलिन शुगर का उतार चढ़ाव है उसको मेंटेन नहीं कर पाता। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये क्योरेबल नहीं है, ये कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल हम कह सकते हैं कि देयर मस्ट बी अ रिवर्सल ऑफ दिस डिसीज, देयर मस्ट बी अ रेमिशन ऑफ द डिसीज। हमें काम रिवर्सल रिमिशन में ही करना चाहिए, ठीक है। चलो वो भी हम एक अलग लेक्चर में इसमें विस्तार से बात करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट में इसका क्या कंट्रोल है, डाइट में इसका बहुत बड़ा कंट्रोल है, बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया कि इस बीमारी का सबसे बड़ा दुश्मन है अनाज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो क्या खाएं क्या ना खाएं। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप खाना ना खाएं या आप कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, लेकिन होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कौन सा वो एक ऐसा फूड जो हमारी बॉडी में जाके शुगर को हाइक करता है, जो शुगर को स्पाइक करता है, जो शुगर का लेवल बढ़ाता है। इसका इंडेक्स जो होता है 1 से 100 होता है, और ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 100, ठीक है। हमें अपना खाना खाना चाहिए, हमें अपने कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए ग्लाइसेमिक लोड को देख के। अब कार्बोहाइड्रेट कुछ इस तरह के भी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट्स की बात करें जैसे बीन्स, पीस, आपका होल ग्रेन्स जिनमें हमारा चोकर वगैरह भी आता है, रेड राइस हो गया, आटा ब्रेड हो गया, होल ग्रेन ब्रेड हो गया, पोटैटोज़ हो गए, राइस हो गए, तो ये कॉम्प्लेक्स है। हालांकि इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, लेकिन ये धीरे धीरे बॉडी में ग्लाइसेमिक शुगर धीरे धीरे बॉडी में रिलीज़ करता है, तो ये एकदम से स्पाइक नहीं होने देता। लेकिन जिनका कार्बोहाइड्रेट इंडेक्स काफ़ी कम है, जैसे कि फ्रूट जूसेस, शुगर केन जूसेस, शुगर, जैगरी, ठीक है, और प्योर ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि इनका ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी पे डालते ही एकदम से शुगर लेवल हाई कर देती है और स्पाइक कर देती हैं, जो एक डायबिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसकी वैल्यू भी जैसे मैंने आपको बताई है, ये जो है पर्टिकुलरली लो जीआई जो हमारे फूड होते हैं वो बेसिकली 1 to 55 में वेरी करते हैं, जो मीडियम है वो हमारे 56 to 69 में आते हैं, और जो हाई ग्लाइसेमिक फूड है वो 70 एंड मोर है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से 55 लो, 56 to 69 मीडियम, एंड 70 से हाइयर वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसी तरह के खाने खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। हम अपने उन्हीं फूड्स को छांटें, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अब देखिए एक बात और हो जाती है कि देसी घी का, फैट्स का, मीट का, ऑयल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है। वैसे हम बात करें पनीर की, दूध की, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो है। तो डायबिटिक्स लोग ये खा सकते हैं, पर ध्यान ये रखें कि अगर उनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स नहीं है तो। एक दूसरी चीज़ जो हम खाने के ऊपर बात करते हैं वो है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड तब काम आता है कि किसी भी फूड को, डायबिटिक बनने के हम फूड को डिज़ाइन करते हैं कि उसको क्या खाना है, कितने पोर्शन में खाना है। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन एनी फूड। अगर हम 100 ग्राम में बात करें
तो मतलब 100 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन पर्टिकुलर फूड डिवाइडेड बाय 100। मतलब किसी भी चीज़ का अगर हम जैसे बात करते हैं, बेसन की हम बात करते हैं, तो बेसन का जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हम बात करेंगे, बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 10 और 100 ग्राम बेसन के अंदर 58 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है डिवाइडेड बाय 100, तो इसका ग्लाइसेमिक लोड निकल के आ गया 5.8, जो कि काफ़ी कम है। अब मैंने आपको बताया कि ग्लाइसेमिक लोड जो है 1 से 10 के बीच में उसे लो कंसीडर किया जाता है कि ये कोई भी खा सकता है डायबिटिक पर्सन, और 11 से 19 के बीच में ये मीडियम माना जाता है कि ये कम मात्रा में डायबिटिक आदमी खा सकता है, 11 से 19, एंड 20 और उससे ज़्यादा जो है ग्लाइसेमिक जो है लोड वो हाई है। तो डायबिटिक बंदे को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड को खाए और 11 से 19 जो मीडियम है उसको कम खाए, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया बेसन की मैंने आपको वैल्यू बता दी। अब मैं बात करता हूँ आपके आगे व्हीट फ्लोर की। व्हीट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 45 और जो व्हीट का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है पर 100 ग्राम वो है 72 डिवाइडेड बाय 100, जो कि निकल के आ गया 32.4। तो ये हमारी कैटेगरी में आया हाई। तो डायबिटिक्स लोग के लिए व्हीट फ्लोर, प्योर व्हीट फ्लोर इज़ नॉट गुड। अब हम बात करते हैं बार्ले फ्लोर, जौ के फ्लोर की। जौ का जो है डायबिटिक इंडेक्स वो है 30, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पर 100 ग्राम है 74.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 हमने किया तो ये आगे निकल आया 22.35। अगेन दिस इज हाई, ठीक है। बाजरा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 54, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पर 100 ग्राम है 67 डिवाइडेड बाय 100, इसका भी निकल के आ गया 76.8। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मिलेट्स की भी बात करते हैं तो मिलेट्स का भी जो है वो कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड कम नहीं है, मिलेट्स का भी ग्लाइसेमिक लोड हाई है। अब अगर हम बात करें मेज़ की, मक्के की, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 56, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पर 100 ग्राम है 76.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 बन गया 43। तो इसका जो ग्लाइसेमिक लोड निकल के आया 43, ये भी हाई कैटेगरी में, ठीक है। अगर हम मिलेट्स अपने आटों में मिक्स करते हैं तो ये क्या होता है, इसके अंदर जिसको बोलना चाहिए कि इसके अंदर जो है पर्टिकुलरली हमें रफेज मिलता है। तो रफेज गुड अमाउंट में होता है तो वो बॉडी में धीरे धीरे घुलता है, मीन्स एकदम से स्पाइक नहीं करता। लेकिन अगर हम मोरलेस देखें इसके अंदर इनका ग्लाइसेमिक लोड हाई है, तो आइडियली ये बताया जाता है कि जो भी डायबिटिक पर्सन है वो क्या कर सकता है, अगर वो सपोज मैं बोलता हूँ 100 ग्राम की 2 चपाती बनती है तो वो 1 भाग आटा ले, 1 भाग बेसन ले, 1 भाग नारियल का बुरादा ले, 1 भाग ड्राई फ्रूट का मिक्स ले, जैसे कि आलमंड फ्लोर, वॉलनट फ्लोर, चिया फ्लोर एंड पर्टिकुलरली फ्लैक्स सीड्स। इनका आटा लेके 25-25 ग्राम मिक्स करके अगर वो इनकी रोटियां खाए तो हम ये देखेंगे कि इसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम हो जाएगा। इसका ग्लाइसेमिक लोड मुश्किल से 8 या 10 की कैटेगरी में आएगा, जो एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ पे विजय पानी है तो अपने आपको अपना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, लो ग्लाइसेमिक लोड फूड को ही लेना पड़ेगा, बिकॉज हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड जो है वो बॉडी को नुकसान कर सकता है, वो बॉडी का शुगर लेवल हाई कर सकता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो है अपना ज़्यादा फोकस दवाइयों में देते हैं, वो अपना कुछ भी फोकस अपनी डाइट के ऊपर नहीं देते। उनको पता ही नहीं होता कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या है। वो ये सोचते हैं कि मैं जी शुगर नहीं खा रहा, मैं चीनी नहीं खा रहा, मैं गुड़ नहीं खाता, मैं जूस नहीं पीता, या मैं मिठाइयाँ नहीं खा रहा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो अनाज है हर ग्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है और हर कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जौ की बात मैंने कर ली, आटे की बात मैंने कर ली, राइस की बात मैंने कर ली, ठीक है। तो हर जो फूड है वो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है क्रिएट करने की, शुगर क्रिएट करने की। अब मैं जैसे अगर आपको सोया फ्लोर की बात करूं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी लो है। सोया फ्लोर का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 25 है। इसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पर 100 ग्राम है वो 34 है, और इसका अगर हम 25 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम इसको करते हैं तो 8.5 आता है। 8.5 ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है। इसलिए मैंने बताया कि आप अगेन अगर आप एक डाइट फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो अगेन 100 ग्राम फ्लोर की जो है 2 रोटी बनती है, आप 25 ग्राम आटा मिला लें, 25 ग्राम बेसन मिला लें, 25 ग्राम सोया फ्लोर मिला लें और 25 ग्राम ड्राई फ्रूट मिक्स मिला लें, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स का भी काफ़ी कम ग्लाइसेमिक लोड है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब हम बात करते हैं आलमंड की, तो आलमंड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 10,
उसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो है 21.55 पर 100 ग्राम। इसका ग्लाइसेमिक लोड निकल के आता है 2.15, जो काफ़ी कम है। वॉलनट की, अखरोट की हम बात करते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो है 15। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पर 100 ग्राम है 14 ग्राम। इसका ग्लाइसेमिक लोड जो निकल के आता है 2.11, काफ़ी कम है। ठीक है, तो हमें काम करना है अपनी डाइट के ऊपर। सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनस्पत दालों से कम होता है। डायबिटिक पर्सन सब्जी खाने में थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, दालें थोड़ी कम खाए तो वो एक बार इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड चेक कर ले और कम पोर्शन में खाए, बिकॉज ग्लाइसेमिक लोड हमें बताता है कि हमें कितने पोर्शन में खाना है। ठीक है, सब्जियां बनस्पत कम ग्लाइसेमिक लोड वाली और इंडेक्स वाली होती है। अब दूसरा रोल जो मैंने आपको बताया कि हमें एक्सरसाइज करने का क्या रोल है डायबिटिक पर्सन के लिए। देखिए, एक्सरसाइज करने से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी आती है। और वो सेंसिटिविटी क्यों आती है? जब हम कोई स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं या हम कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है, बॉडी को, मसल्स को, चाहे वो हमारे फैट टिश्यूज़ हों या हमारे वो मसल टिश्यूज़ हों या हमारा लीवर हो, तो उसको एक इंसुलिन की ज़रूरत उसको एक शुगर की, उसको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सरसाइज करने से जो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस आ रहा होता है, इंसुलिन जब वो जाता है और वो शुगर को बॉडी में नहीं पहुंचा सकता, एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो इजीली क्या करती है, वो शुगर के मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ले लेती है। इंसुलिन उसको इजीली जो है बॉडी में पास करा देता है। इसलिए अगर हमने देखा होगा, हम बोलते हैं कि एक डायबिटिक आदमी आधा घंटा एक्सरसाइज करता है, जिसमें वो ब्रिस्क वॉकिंग कर ले, रनिंग कर ले, या कुछ स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर ले, या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर ले, सीढ़ियों में कई बार चल ले, तेज़ी से चल ले, या अपना खाना खाने के बाद भी 15-20 मिनट एक अच्छी खासी तेज़ वॉक कर ले, तो इससे भी क्या होएगा कि मसल्स के अंदर एक नीड पड़ जाएगी, बिकॉज एनर्जी क्राइसिस जनरेट हो जाता है। उस एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए मसल्स एनर्जी मांगती है, वो मांगती है ग्लूकोज के थ्रू। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एकदम से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो घूम रहा होता है वो इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारा क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया कि हमारे डायबिटिक आदमी को एक्सरसाइज करनी क्यों जरूरी है। अगर वो पूरे दिन में अगर आधा घंटा 15-20 मिनट सुबह या 15-20 मिनट शाम को कर ले तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट उसकी बॉडी के अंदर आएगा। देन हम एक बात करते हैं कि वेट कम करने से क्या बॉडी में, डायबिटिक बंदे की बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि किसी का भी, अगर मेंस की बात करता हूं, उसका अगर वेस्ट साइज 40 एंड अबव है तो वो बहुत नियर है डायबिटिक होने के। लेडीज़ में अगर उनका वेस्ट साइज 35 इंच से ऊपर है तो वो भी बहुत नियर है डायबिटिक होने के। बिकॉज वेस्ट साइज जो है वो डिपेंड करता है कि वो डायबिटिक बनेगा कि नहीं। बिकॉज वेस्ट साइज में क्यों हम बात करते हैं कि वेस्ट, उसकी कमर का साइज क्यों ज़्यादा है, जो बताता है कि आगे डायबिटिक बनेगा नहीं। बिकॉज जो हमारे विस्करल ऑर्गन्स है, जिसकी हम बात करते हैं लीवर की, बिकॉज जब हमारा वेट बढ़ता है तो हमारी बॉडी में जो विस्करल ऑर्गन्स है, जैसे कि लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, तो इसके ऊपर एक चादर चलनी शुरू हो जाती है फैट की, जो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम इनकी डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करती है। अगर हमारा फैटी लीवर बन जाता है, हमारे बॉडी में काफ़ी फैट आ जाता है, तो हमारा जो लीवर है वो इनसेंसिटिव बन जाता है इंसुलिन के लिए, और जो लीवर में ज़्यादा फैट है वो उसको धकेलता है पेंक्रियाज की तरफ। और अगर पेंक्रियाज में एक फैट की चादर जम जाती है हमारे बीटा सेल्स के ऊपर, तो उनके जो फंक्शंस है वो कम से कम 10 से 20% डाउन हो जाता है। मतलब जो बीटा सेल्स इंसुलिन को निकालना चाहिए, जो निकालते हैं वो नहीं निकाल पाते, 10 से 20% वो हॉल्ट कर देता है प्रोडक्शन को। ठीक है, मतलब उसके प्रोडक्शन में गिरावट आ जाती है। और दूसरी बात क्या होती है, जब हमारे बॉडी में ज़्यादा चर्बी जम जाती है, जिसको हम बोलते हैं विस्करल फैट। विस्करल फैट मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर का फैट है, हमारे अंदर सिग्नलिंग प्रॉब्लम आ जाती है। सर, हमारे जो सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं, वो सिग्नल नहीं कर पाते। इंसुलिन जो है, जो एक मॉलिक्यूल है, उसको अपनी रिसेप्टर साइट्स नहीं मिलती कि जिस सेल्स के जिस पार्ट में उसे बाइंड होना है, जिसको उसको जहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फेंकना है, उसको साइट ही नहीं मिल पाती। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मौसम ख़राब है, बिजली कड़क रही है, तो हमारे मोबाइल के टावर भी जो होते हैं, हमारे मोबाइल के सिग्नल भी गिरने शुरू हो जाते हैं, हमें सिग्नल नहीं मिलता। वैसे ही होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर फैट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, हमारा विस्करल ऑर्गन्स में हमारा जो है कमर का साइज़ बढ़ जाता है, तो अगेन हमारी सिग्नलिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इंसुलिन को उसके रिसेप्टर साइट से नहीं मिलती कहाँ पे ग्लूकोज को छोड़े।
ठीक है। और दूसरा ये देखा गया है कि जब हमारा साइज़ बढ़ जाता है बॉडी का, हमारा कमर का साइज़ बढ़ता है, तो डॉक्टर हमें कई सारे इस तरह के मेडिसिन लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स वही हो गए जो उस तरह की दवाइयाँ हैं जो बॉडी में जाके हमारे इंसुलिन को कम करती हैं। लॉन्ग टर्म्स यूज से देखा गया है कि ये बीटा सेल्स की प्रोडक्शन, बीटा सेल्स के फंक्शनिंग को काफ़ी हार्म करती है, इनका प्रोग्रेसिव डिले करती है। मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्लिबिप्राइड होगी, डापाफ्लाजिन हो गई, इनका मेन फंक्शन होता है कि हमारे पैंक्रियास में लोड डालना कि वो और इंसुलिन निकाले, वो और इंसुलिन निकाले। लेकिन अगर आप किसी भी ऑर्गन पे कंटिन्यूसली प्रेशर डालेंगे थ्रू दवाइयों के थ्रू, तो उसका डिक्रीमेंट हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वो इतना प्रेशर डालते हैं पैंक्रियास के ऊपर, बीटा सेल्स के ऊपर कि आप इंसुलिन निकालो, जिसकी वजह से उनका लॉस होना शुरू हो जाता है, उनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए देखा गया है कि डायबिटिक्स आदमी की दवाइयाँ बढ़ती हैं, घटती नहीं है, अगर वो परहेज ना करे तो। अगर वो परहेज नहीं करता है, सिर्फ दवाइयों पे रहता है कि मैं आज ये दवाई खा लूँ, आज मैं वो खा लूँ, तो देखने में यही आया गया है कि उसकी दवाइयाँ समय के साथ बढ़ी रही हैं, घट नहीं रही हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि जो वेट जब बढ़ता है डायबिटिक आदमी का, तो वो क्यों एक खतरे की घंटी है कि उसको डायबिटीज़ होने वाला है या उसका डायबिटीज़ बढ़ने वाला है। बिकॉज विस्करल फैट जो मैंने आपको बताया, सिग्नलिंग प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, और जो ये विस्करल फैट ये अलग अलग ऑर्गन्स में जाके एक जो परत चढ़ा रहा है फैट की, उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन हॉल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी अगर आप इसको मानते हैं और इसको अगर आप अपने डेली रूटीन में लेके आते हैं कि कैसे एक डायबिटिक आदमी अपने आप को बचा सकता है इस बीमारी से। अगर डायबिटिक कोई भी, किसी भी पर्सन के अगर पेरेंट्स डायबिटिक हैं और 35 साल से ऊपर हो चुका और उसका वेट बढ़ रहा है, तो तुरंत उसको अपनी HbA1c जांच करानी चाहिए, उसका अपना फास्टिंग शुगर जांच कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अभी वो इस स्टेज में है कि नहीं। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि उसका शुगर लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन वो दिन में थकान महसूस करता है, सुस्ती महसूस करता है, तो ये एक इशारा है कि वो बहुत जल्दी डायबिटिक हो सकता है। बिकॉज अभी बीटा सेल्स बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं उसके इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखने के लिए, उसके शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। वो बॉडी के अंदर इतना इंसुलिन फेंक रहे हैं कि उसका शुगर मेंटेन रहे। लेकिन ऐसी स्टेज में अगर हम ये जान जाते हैं कि ये सिम्टम्स हैं जो एक बुलावा दे रहे हैं कि वो बंदा आगे जाके प्री डायबिटिक हो सकता है, तो अभी से हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें काम करना चाहिए कि किस तरह से हम इस कंडीशन को हटाएं। बिकॉज इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज है वो प्री डायबिटीज़ है। अगर हम प्री डायबिटीज़ को पकड़ लें, हम जो बेसिक दवाई जैसे कि मेटफॉर्मिन है, डॉक्टर की सलाह के साथ लेना शुरू कर दें, वेट कम करें, एक्सरसाइज करें और एक अपनी अच्छी डाइट बनाएं, तो हम इस डिसीज़ को यहीं पर रोक सकते हैं। वो बंदा प्री डायबिटिक से डायबिटिक नहीं होएगा और वो नॉर्मल हो सकता है, वो प्री डायबिटिक से नॉर्मल हो जाए, वो क्योरेबल हो जाए। बिकॉज प्री डायबिटिक से क्योरेबल होना इजी है, लेकिन डायबिटिक का क्योरेबल होना इजी नहीं है। बिकॉज अगर वो अच्छा परहेज करता है, एक्सरसाइज करता है और वजन कम करता है, तो उसका एक रिवर्सल आ सकता है, बीमारी का रिवर्सल आ सकता है, रेमिशन आ सकता है। मीन्स वो रेमिशन का मतलब है कि अगर वो अपनी डाइट कंट्रोल कर लेता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसकी दवाइयाँ भी छूट सकती हैं। बताया ये गया है कि डायबिटिक आदमी अगर अपना 5 से 10% वजन कम कर ले तो उसकी दवाइयाँ काफ़ी कम हो जाती हैं। अगर वो 15 से 20% कम कर ले तो उसकी दवाइयाँ छूट सकती हैं, वो रिवर्सल की स्टेज में आ सकता है। लेकिन वो क्योरेबल नहीं होएगा, सिर्फ वो एक रेमिशन और रिवर्सल की स्टेज में आएगा। मीन्स वो अपनी अच्छे खान पान के साथ, अपने वजन के कम करने के साथ, एक्सरसाइज करने के साथ दवाइयों से छुटकारा पा सकता है। लेकिन वो तभी तक ठीक रहेगा जब तक वो स्ट्रिक्ट रिजाइम को फॉलो करता है। ठीक है, देखा ये भी गया है कि लोग 1-1 साल दवाई नहीं खाते, लोग 2-2 साल दवाई नहीं खाते, लोग 3-3 साल दवाई नहीं खाते, 4-4 साल दवाई नहीं खाते। वो एक रिवर्सल या रिमिशन की स्टेज में होते हैं। बिकॉज उन्होंने सबसे पहले अपनी डाइट पे काम किया, उन्होंने प्रॉपर एक्सरसाइज की, उन्होंने अपना वेट कम किया, टेंशन को दूर किया। टेंशन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अश्वगंधा की जैसे गोली आती है, एक नेचुरल जिसे बोलना चाहिए कि एंटी टेंशन मेडिसिन है, उसका आप 1 से 2 कैप्सूल खा सकते हैं। बिकॉज वो नर्व्स को रिलीज़ करता है, वो टेंशन को दूर करता है। अगेन यू कैन कंसल्ट विद एनी आयुर्वेदाचार्य और आप इस तरह की एक ले सकते हैं टैबलेट, जैसे मैंने आपको बताया। देन इसके अलावा अगर आप एक अच्छा एक्सरसाइज का रूटीन रेजिमेंट फॉलो करें तो डेफिनेटली आप एक रिवर्सल और रेमिशन की स्टेज में जा सकते हैं। बिकॉज अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ये बोलती है कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट का मेन प्लान रेमिशन या रिवर्सल ही होना चाहिए,
ना कि सिर्फ आप दवाइयों में ज़िंदगी भर रहें। बिकॉज मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे मैं खुद देखता हूँ कि कई तरह के पेशेंट्स आते हैं या कस्टमर्स आते हैं, वो यही बोलते हैं कि हम कई सालों से दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर बस यही बोल रहे हैं आज ये दवाई खा लो, कल वो दवाई खा लो, इससे असर नहीं पड़ रहा है तो ये ज़्यादा ले लो, वो कम कर लो। लेकिन वो कभी नहीं बताता कि आप अपनी डाइट कैसे कम करो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है, आपको वजन कम करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। तो यही हमारे, मैं कह सकता हूँ, एक मेडिकल सिस्टम की खामी है कि वो सिर्फ दवाइयों की बात करता है, वो एक अच्छे लाइफस्टाइल की बात नहीं करता, वो एक अच्छे डाइट कंट्रोल की, वेट कंट्रोल की बात नहीं करता। डेफिनेटली एक न्यूट्रिशनिस्ट ही कर सकता है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, वो डेफिनेटली डायबिटिक्स को बोलें कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें, एक अपना डाइट का रेजिमेंट बनाएं, एक अपना एक्सरसाइज का रेजिमेंट बनाएं, अपना एक वेट कंट्रोल का रेजिमेंट बनाएं। तो जो आज मैंने इस चैप्टर में आपको बताया, जो इस मैंने आपको एक लेक्चर में आपको बताया, आई होप कि आप सबको समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि डायबिटिक जैसी एक इनक्योरेबल डिसीज़ को आप किस तरह से रेमिशन या रेविसल की स्टेज में लेके आ सकते हैं। और डेफिनेटली ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसको कंट्रोल करने में, ठीक है। और कई बार लोगों से मुझे बड़ा अच्छा सुनने में लगता है कि जी मैं तो बस मीठा नहीं खाता तो बस मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसे इसमें बताया कि खाली मीठा चीनी या गुड़ में नहीं होता, जितने भी ग्रेन्स हैं सबके अंदर मीठा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये लोग जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आप इसको अपने उपयोग में और अपने रूटीन लाइफस्टाइल में लेके आएंगे, जिससे आपको मदद मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।